Namaskar, good morning, Sat Sri Akal, Adab. Welcome all of you to lecture number 6 of CA Intermediate Regular Batch for Advanced Accounting for January 25 and May 25. मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत। क्या आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? Am I perfectly audible, visible? एक बार क्विकली मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिएगा और फिर हम शुरू करते हैं आज की हमारी दुकान, आज का हमारा सेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वो सभी बच्चे जो बाद में लाइव रिकॉर्डेड देख रहे हैं, वो सभी बच्चे जो अभी लाइव देख रहे हैं, आप सभी गूगल ड्राइव का फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्यूआर कोड्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं। वो क्यूआर कोड को सिंपली स्कैन कर आप गूगल ड्राइव का फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें है सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जिसका नाम है ट्रैकर। हाँ जी दोस्तों, अ ट्रैकर इज एन एक्सेल डॉक्यूमेंट जहां पर मैं हर एक लेक्चर की नोटिंग करता जा रहा हूँ कि किस दिन किस क्लास में हमने क्या देखा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके लिखते जा रहे हैं ट्रैकर में। करेक्ट? मेरी आवाज सबको बहुत अच्छे से आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो लोग यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स देख रहे हैं, आप सभी को भी मेरा प्रणाम, सबको मेरा सलाम। चलिए, so the good news for all the students watching on YouTube is the demos are now extended for one more week, at least for this one topic. ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग डेमो YouTube पे, और उसके बाद में फिर डेमोस बंद हो जाएंगे। तो जो लोग भी YouTube पे देख रहे हैं, यू स्टिल हैव अ चांस टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुगेदर विद मी। कल के क्वेश्चन में आपका होमवर्क था, कल की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फटाक से एक बार चेक कर लेते हैं। ICAI मॉड्यूल cash flow statement where you I see a module where you cash flow statement I see a module, और आपका जो होमवर्क था वो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9 था, और मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर आकर चेक करते हैं। एट नंबर 9, check all of you your answers, check all of you, सभी जने अपने आंसर्स चेक करेंगे आईसीआर मॉड्यूल के साथ। क्विकली चेक ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इज इट कमिंग 250? Cash flow from investing activities, is it coming outflow of 100? And cash flow of financing activity, is it coming an outflow of 5050? Net change in cash and cash equivalents comes to 100. Check all of you. तो सभी लोगों से मैंने कहा था आपको इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ना सिर्फ सॉल्व करना है, मॉड्यूल से चेक करना है। मॉड्यूल आपके गूगल ड्राइव फोल्डर्स में अपलोडेड है। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से चेक किया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, गुड मॉर्निंग अनुज भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगा। थोड़ा डेटा और थोड़ा एनालिटिक्स में आपको देना चाहूंगा, इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगा। क्वेश्चन रीड करते ही हो गया था, बहुत इजी था सर। ओके, केशव का कहना है 10 मिनट्स, श्रद्धा 10 मिनट्स, विनय 5 मिनट्स, श्रेया सिंह 4 to 5 मिनट्स, जीनल 10 मिनट्स, केशव 4, प्रणीत हार्डली 5 मिनट्स। ओके, नाउ व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेशली फॉर होमवर्क क्वेश्चन, जब भी आप कोई होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एक एस्टिमेशन लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे कितना समय लग रहा है, और उस डेटा को यहां पर आप लिख के रखेंगे क्वेश्चन के पास कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट्स आपको लगे हैं। करेक्ट? तो ये आप आपके पास यहां पर लिख के रखेंगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस और इसका बाद में काफी यूज होने वाला है। गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग आदित्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी दुकान कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग के साथ। जैसे कि मैंने कहा, गूगल ड्राइव का फोल्डर बनाया गया आपके लिए, काफी यूजफुल है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर लगा है ट्रैकर। ये ट्रैकर एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है जिसमें बैच का हर एक दिन का आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाता है। So yesterday's class, lecture number 5, we did question number 2 and 3 in the first 30 minutes. That was your homework question. We solved question number 6, 7 and 8. Homework was question number 12. Today we checked question number 12. Now we are solving question number 14, and then we are going to move ahead with indirect method of operating activities cash flow. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है डायरेक्ट मेथड से। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 11,
ICM मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये, ठीक है। फटाक से अपने रजिस्टर्स में आएंगे और बनाएंगे ये फॉर्मेट, लिखेंगे क्वेश्चन 14/AAA/1.17 क्वेश्चन का एड्रेस, क्वेश्चन 14/AAA/1.17 कैश फ्लो स्टेटमेंट रुपीज इन क्रोर्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, check all of you. Leave around 8 to 9 lines blank. And then write down cash flow from investing activities. B, cash flow from investing activities. Leave around 5 to 6 lines blank and then write cash flow from financing activities for another 5 to 6 lines. So A, cash flow from operating activities, leave 8 to 9 lines blank. Then cash flow from investing activities, leave another 5 to 6 lines blank. C, cash flow from financing activities, 5 to 6 lines blank. And then you will write D, E, and F. D is net change in cash and cash equivalents. E is cash and cash equivalents at the beginning of the year. And F is cash and cash equivalents at the end of the year. D, E, and F. अच्छा, अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा गियर शिफ्ट करेंगे, मतलब हम लोग यहां पर थोड़े से वर्किंग नोट्स वगैरह भी बनाने वाले हैं, तो जस्ट बी केयरफुल। वर्किंग नोट नंबर 1 डेटर्स अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। टी फॉर्मेट दिख रहा है, टी फॉर्मेट है नहीं। टी फॉर्मेट तब होता है जब हम डेबिट और क्रेडिट में सिर्फ फिगर्स लिखते हैं, लेकिन हम डेबिट क्रेडिट में प्रॉपर हेडिंग्स लिखकर सॉल्व करेंगे, तो इट्स नॉट जस्ट टी फॉर्मेट, इट्स अ प्रॉपर वर्किंग नोट। गुड मॉर्निंग साइदा। हेलो साइदा, आपने खुद को म्यूट कर लिया है, वो अनम्यूट का बटन प्रेस कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग साइदा। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं आप? सर हैदराबाद। अरे हैदराबाद से, यस रिकॉल्ड। बताइए साइदा जी, कैसे हैं आप? गुड सर। हाउ इज दिस टॉपिक गोइंग? हाउ वाज होमवर्क यस्टरडे? आई डिड इट सर। आई टुक 7 to 8 minutes. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बट अच्छे से समझ में आ रहा है? कल जो क्वेश्चंस किए वो सब अच्छे से हुए? यस सर, यस सर। हैव यू स्टडीड दिस टॉपिक अर्लियर? पहले पढ़ चुके हैं? यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाउ इज योर हेल्थ नाउ? गुड सर, yesterday I had my chemo session. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है साइदा। Hello? या Yes sir, I am good. Yesterday I had my chemo session. ओके, हाउ वाज इट? So it was good, but my doctor said I need to be careful because I'm getting some type of infection again. ओके, so careful as in, I mean careful in eating something or careful in pollution? What type of careful exactly? Hello? Sir, your voice is breaking. मैंने कहा careful as in what? Careful as in eating something, careful as in pollution, what exactly in careful? Actually, my body can catch pollution from outside, dust Infection and all. or any type of smoke like that. Yeah, चलो कोई it नहीं reacts साइदा, quickly. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट लूज होप्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और ये लेक्चर्स को ना सिर्फ बिंज वॉच करके देखो, आप ऐसा समझो जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हो, पढ़ाई नहीं करो, प्रेशर मत लो, इसको प्रेशर रिलीज करने के लिए यूज करो, ठीक है? Yes, sir. चलो, थैंक यू।
Thank you so much, sir. हाँ जी भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और उनके सज्जनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ले शुरू करते हैं अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। बहुत बढ़िया। साइदा इज स्टिल ऑन द कॉल। साइदा आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा हो गया। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1414। सभी जने रेफरेंस देंगे एज ऑलवेज, यहां पर लिखेंगे आकर L6। You are solving this question in lecture number 6. Write down register page number where you are solving this question. आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर का इंडेक्स कैसे यूज करते हैं। रजिस्टर का इंडेक्स वैसे तो आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको बुक्स डिलीवर होगी, बुक्स के अंदर मैंने प्री प्रिंटेड दिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुक्स कल काफी पैक हो गई है, रिमेनिंग बुक्स आज पैक हो जाएगी, और मंडे को वो बुक्स डिस्पैच हो जाएगी इंदौर से, सारी की सारी बुक्स डिस्पैच हो जाएगी। जिन्होंने सिर्फ एडवांस्ड अकाउंटिंग परचेज किया है उनकी बुक्स ऑलरेडी डिस्पैच हो चुकी है, बिकॉज एडवांस्ड अकाउंटिंग की ओनली एडवांस्ड अकाउंटिंग की बुक्स जो है वो डिपेंडेंट नहीं है ऑन टैक्सेशन बुक एंड अदर बुक्स। चलिए, prepare cash flow statement for Gamma Limited for the year ending 31st March 2021 from the following information. Sales for the year amounted to 135 crore, out of which 60% was cash sale. टोटल सेल्स दिया है करंट ईयर का 135 करोड़, और क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ विच 60% इज कैश सेल। दो इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिलती है, एक कैश सेल कितना है और दूसरा क्रेडिट सेल कितना है। ठीक है, 135 का टोटल 135 करोड़ का टोटल सेल है, जिसमें से 60% कैश सेल है। कैश सेल विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो कम ओवर हियर एंड राइट डाउन कैश सेल्स 135 into 60%। 135 करोड़ का टोटल सेल है इंटू 60% रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़ ही रहने देंगे श्रेया, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो जीरो गिनने में समय चला जाएगा। आंसर आएगा 81 करोड़ की कैश सेल है, तो 81 करोड़ का कैश इनफ्लो। लेकिन जो क्रेडिट सेल है वो क्रेडिट सेल जाएगा हमारे डेटर्स अकाउंट में, तो हमने डेटर्स अकाउंट बनाया है, तो 135 करोड़ माइनस 81 करोड़ 54 करोड़ का क्रेडिट सेल है। डेटर्स अकाउंट के डेबिट में आके ऊपर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे टू सेल्स 5454। एक लाइन ब्लैंक क्यों छोड़ी है सर हमने? ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए। चेक कीजिएगा सभी जन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए। काढ़ा पी रहा हूं, चाय नहीं है, काढ़ा, देख लीजिए। इट इज, ओ माय गॉड, ये देखो एडवेंचर भारी पड़ गया, कोई बात नहीं, काढ़ा है, गले के लिए सही है। पॉइंट नंबर 1 खत्म होता है। पॉइंट नंबर 2, परचेजेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेजेस वर 80%। दो पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्रेडिट परचेजेस 80% है तो कैश परचेजेस 20% है। कैश परचेजेस रिजल्ट्स इनटू कैश आउटफ्लो, तो मैं यहां लिखता हूं कैश परचेजेस 55 करोड़ का 20%, 55 करोड़ का 20% होता है 11 करोड़। चेक ऑल ऑफ यू। और 44 करोड़ होंगे क्रेडिट परचेजेस। ये क्रेडिट परचेजेस कहां जाएंगे? मेरे क्रेडिटर्स अकाउंट में। कम टू योर क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसी के नीचे बाय परचेजेस 44 करोड़। तो टोटल परचेजेस है 55 करोड़, जिसमें से 80% क्रेडिट परचेजेस है, मतलब 20% कैश परचेजेस है। जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसको अच्छी तरीके से यूज कीजिएगा। Admin and selling expenses amounted to 18 crores and salary paid amounted to 22 crores. ये दोनों ही क्या है? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 crores, एडमिन एंड ओके, सैलरी पेड 22 crores,
चेक कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 यहां पे खत्म होता है। द कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ 20 crores एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। बहुत अच्छे से समझिएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ 20 crore। बेटा जी ये 20 crore ऑफ 20 crore को अंडरलाइन करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे फेस वैल्यू। छोटी छोटी चीजें लिख के रखना है। डिबेंचर्स रिडीम्ड ऑफ ₹20 crores एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 20 crore पे 10% प्रीमियम देंगे, मतलब आप टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे? 20 प्लस 10, 22 crores। क्लियर हो गया? हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू डिबेंचर होल्डर? 22 crore। बार बार रिपीट कर रहा हूं। एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है 1.5 घंटे का। अकाउंटिंग ऑफ बोनस राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, जरूर देख लेना। कहां पे मिलेगी उसकी लिंक? ये देखो ट्रैकर, ये देखो ट्रैकर के अंदर नीचे यहां पर लिंक लगा के रखी है। एक लेक्चर जरूर देखना है। वैसे तो सीए फाउंडेशन में किया, बट फिर भी जरूर देखिएगा। नाउ डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ ₹15 crores टुवर्ड्स रिडम्पशन। मतलब अब कंपनी को 22 crores देना है डिबेंचर होल्डर्स को, जिसमें से वो 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 15 करोड़ के क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश, एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश। 22 minus 15, 7 crores आर पेड इन कैश। सवाल यहां पर ये उठता है सवाल यहां पर ये उठता है कि कैश आउटफ्लो कितना है? बेटा हर्ष, लिंक ओपन हो रही है राजा, मैंने चेक कर लिया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई क्लास को डिस्टर्ब मत कर। तुम अगर लेट ज्वाइन करते हो, लेट बैच में आते हो, हाथ जोड़कर नम्र विनंती तुमसे करता हूं, प्लीज लेक्चर नंबर 1 से देखो। रोज रोज ये भसूड़ी मत मचाओ क्लास में, लिंक नहीं खुल रही है, लिंक दे दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, either join class from lecture number 1. If you can't join class, please open the link after the class. Bro, whenever I paste link, I make it doubly sure that you open the link, I click the link, I check the link. Please don't do that. Please don't break the link of the class. Otherwise, I will have to ignore these type of comments, guys. I will have to ignore. It breaks my link, it breaks links of all the students who are watching this class. I sincerely request you, brother, request you. Thank you so much. Guys, redemption of debentures at a premium of 10%. So 20 plus 2, 22 crores. Now the company is supposed to pay 22 crores to debenture holders. How are they paying 22 crores? You are not concerned about it. What we are concerned about is only and only cash flow. Out of 22 crores, 15 crore rupees के हम लोग क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और 7 करोड़ रुपए के हम कैश पे कर रहे हैं। कैश आउटफ्लो हो रहा है 7 करोड़ का। कौन सी एक्टिविटी का? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। कम टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, redemption of debentures and payment in cash। 7 crores का कैश आउटफ्लो, that's all। सेवन crores का कैश, that's all। check all of you। dividend paid during the year amounted to 11.7 crores। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पे करना, दूल्हा जहां बाराती वहां। डिविडेंड किस पे होता है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है। 11.7 करोड़ का कैश आउटफ्लो। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। वेरी गुड विनय। Investment costing 12 crores were sold at a profit of 2.4 crores. Understand. Investment costing 12 crores were sold at a profit of 2.4 crores. What is the sale proceeds or how much is the selling price? Can I say it is 14.4 crores? Check all of you. 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को आपने 2.4 करोड़ के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब उसको बेचकर कितना पैसा रियलाइज किया? वेरी गुड श्रद्धा, 14.4 CR कैश इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Sale of investments. Good morning, Muskan. Very good. Rupees 8 crore was paid towards income tax during the year. Current year में आपने income tax पे किया है 8 करोड़ रुपए।
कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जस्ट एक वार्म अप क्वेश्चन है, अभी तक जो भी हमने किया है उसका सिर्फ वार्म अप क्वेश्चन। आकाश, आई एम कमिंग टू इट ना, जस्ट थोड़ा होल्ड ऑन करना। ओके, a new plant costing 21 crore was purchased in part exchange of an old plant। एक नया प्लांट आपने खरीदा है in part exchange of the old plant। The book value of the new plant was 12 crore but the vendor took the plant at a value of 10 crores and the balance was to be paid in cash to the vendor। बहुत अच्छे से समझना है ना, बहुत अच्छे से समझना। एक नया प्लांट आपने खरीदा है, न्यू प्लांट, प्लांट मींस प्लांट एंड मशीनरी। कितने का खरीदा है बेटा जी? 21 करोड़। नए प्लांट की कीमत है 21 करोड़, लेकिन आपने एक्सचेंज किया है पुराना प्लांट, अपना ओल्ड प्लांट उसके बदले दिया है। ये जो ओल्ड प्लांट आपने दिया है ना, ये कितने का है समझना। ओल्ड प्लांट वॉज 12 करोड़, आपकी बुक्स में उसकी बुक वैल्यू थी 12 करोड़ रुपए। इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स द बुक वैल्यू वाज 12 करोड़ बट द वेंडर, मतलब जिसने वो लिया है ना, दे टुक द ओल्ड प्लांट एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 10 करोड़। आपकी बुक्स में कितनी भी वैल्यू, उससे क्या फर्क पड़ता है, वेंडर ने उसको कितने पे लिया है? 10 करोड़ पे लिया है। मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो था, द बैलेंस वाज पेड इन कैश टू द वेंडर। हाउ मच इज द बैलेंस अमाउंट? 21 करोड़ माइनस 10 करोड़, 11 करोड़ रुपए आपने कैश में पे किया है। तो दोस्तों कैश आउटफ्लो कितना हुआ है ये समझना। हर ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है? कैश आउटफ्लो 11 करोड़ रुपीस का। तो 11 करोड़ कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ प्लांट 11 करोड़ कैश आउटफ्लो। क्लियर? एवरीवन इज सेइंग कि सर डिबेंचर का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया आपने। ठीक है, मैं बताता हूं, एक बार जरा आइएगा, एडजस्टमेंट पढ़िएगा। कंपनी रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। Debenture holders were issued equity shares of 15 crores towards redemption and the balance was paid in cash। Debenture interest paid during the year 1.5 crore। डेफिनेटली ये लाइन मुझसे छूट गई। 1.5 करोड़ का डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है, ये कहां पर जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर रिमाइंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। Check all of you। Debenture interest paid 1.5 crores। Check all of you। Clear? चलूं आगे? Very good। Thank you so much। Thank you all of you। अब क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर आल्सो प्रोवाइडेड इन क्रोर्स। ठीक है, बैलेंसेस क्या क्या है? डेटर्स कॉलम अच्छे से देखना। फर्स्ट कॉलम में 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस, सेकंड कॉलम 31 मार्च 21 क्लोजिंग बैलेंस। डेटर्स का ओपनिंग है 45, क्लोजिंग है 50। कहां पर जाएगा? डेटर्स अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस है 45, क्लोजिंग है 5050 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 5050। ओपनिंग बैलेंस 45, क्लोजिंग बैलेंस 5050। ठीक है जी। सिमिलरली क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 21, क्लोजिंग है 23। ओपनिंग है 21, क्लोजिंग 23। सो डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है। बैंक बैलेंस दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये हमारा क्या होगा? ई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ई इज 6। लेकिन आपको पता है, आपको नहीं पता है इस क्वेश्चन में एफ कितना है। अगर आप यहां देखोगे तो इंस्टीट्यूट खेल गया हमारे साथ। हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर दिया नहीं है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में जो डेटा दिया था, डेटा को पूरा यूज कर चुके हैं। अब एक एक कर इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट 45 प्लस 54 99 टोटल होती है यहां पर डेटर्स अकाउंट की। इसको मैं लिखता हूं क्रेडिट साइड में। सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ इसी तरह हम लोग क्लोज करते थे, करेक्ट? यस। 99 minus 5050 closing balance, so you will get by cash or bank account।
ये क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एज 4949। क्या है बेटा जी ये 49 का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 4949। ये 49 का कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो है, इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहां पर आप आएंगे और लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और ब्रैकेट में देंगे रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1। आपको पता है दोस्तों, वर्किंग नोट बनाकर उसका रेफरेंस ना देना किसकी तरह होता है, जैसे आपने किसी की शादी में लिफाफा लगाया और उस पर अपना नाम नहीं लिखा। इट रियली हर्ट्स, है ना। जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिला है, वैसे ही यहां पर आपको एक और फिगर मिलेगी क्रेडिटर्स अकाउंट से, एंड दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 2 का। Come to your creditors account. 21 plus 44 gives you 65. 65 minus 23 gives you 42. To cash और बैंक, ब्रैकेट्स में पेमेंट टू क्रेडिटर्स। चेक कीजिएगा। वेरी गुड प्रणीत। Payment to creditors is 42. Again, cash outflow. That's all. That's all. That's all. Question is done. Let's take total 81 minus 11 minus 18 minus 22 minus 8 plus 49 minus 42. Check all of you. Is it coming to 29? Cash inflow from operating activities 29. Financing activity में आंसर चेक कीजिए कितना आएगा. Is it coming to 14.4 minus 11, 3.4. थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं. I don't like messed up things यार, honestly. कैश इनफ्लो 3.4 आ रहा है क्या, सभी जने चेक करिएगा. करेक्ट. और फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नाउ इट्स कूल. So -7 minus 11.7 minus 1.5, it becomes minus 20.2. So you will get your D. D is nothing but A plus B plus C. So minus 20.2 plus 3.4 plus 29. Is it coming negative 12.2? Cash and cash equivalents at the beginning of the year, negative 12.2 plus 6. So you will get cash and cash equivalents at the end of the year as 6.2. Check all of you. सर एक बात बताइए, then how we will get to know whether our solution is right or not? हाँ बेटा, सच बात बोलूं? हाँ सर, अब बोल रहे हो तो सच ही बोलिए. क्या गलत किया मैंने? 20.2 नेगेटिव है प्लस 3.4 प्लस 29, 12.2 नेगेटिव आएगा. अच्छा ये पॉझिटिव्ह है. सकाळी सकाळी काय झालं रे बाबा, आज काय माहित. ट्वेल्व पॉइंट टू पॉजिटिव है प्लस 6 बिकम्स 18.2. यस 18.2. चेक करिए. हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था कि हाउ वी विल गेट टू नो अवर आंसर्स आर राइट और नॉट. ये फिर एक्चुअली रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा. नहीं तो दूसरा तरीका है, जब आप एग्जाम्स दे देते हैं ना, तो एग्जाम्स देने के बाद वैसे ये एक्सरसाइज बहुत कम ही बच्चे करते हैं. अगर आप कामली कूल माइंडेडली बैठकर अपने पेपर्स को रिव्यू करते हैं, नॉट आफ्टर दैट पर्टिकुलर पेपर बट आफ्टर ऑल द पेपर्स गेट्स ओवर, तब जाकर आपको पता चलेगा कि यार हमने ये मिस्टेक कर दी एग्जामिनेशन में. चेक कीजिएगा. सो आईसीआई मॉड्यूल का ये क्वेश्चन था
इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमारे पास मॉड्यूल है। सॉफ्ट कॉपीज यूज करना बेस्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, दी बेस्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 चेक कीजिएगा आंसर्स। 18.2 हमारा आंसर आया है, जो मॉड्यूल में है वही आंसर है हमारा, एब्सोल्युटली उतना ही आंसर है, चेक करिएगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जब तक मैं आपको इंडेक्स फिल करना नहीं सिखा देता तब तक आप इसको यहीं पे, अगर लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान है तो उसे आप टिक मार्क करेंगे, अगर लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, वर्थ रिवाइजिंग वंस, तो 1 स्टार मार्क करेंगे, अगर लगता है थोड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि हमें इसको रिवाइज करना चाहिए तो 2 स्टार मार्क करेंगे, और लग रहा है बहुत स्ट्रांगली लग रहा है तो 3 स्टार मार्क्स करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं ये, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। वो सभी बच्चे जो इस सेशन को लाइव देख रहे हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए मैं कल सुबह एक 45 मिनट का मेंटरशिप सेशन रख रहा हूँ, क्योंकि we will complete 6 lectures today, we will complete first week of the batch today. It may happen that in first week you may face some challenges, you may face some problems with regards to, there can be some physical problems, there can be some mental problems, there can be some problems with relating to study schedule, problems relating to ICAI study materials, registrations of ICAI, maybe the tech of Adda and all those things. So for overcoming all those problems, tomorrow morning, even though it's Sunday guys, but just for you guys, just for you guys, tomorrow morning I am keeping one mentorship session, but I'm keeping it at 7 o'clock. Tomorrow morning at 7 o'clock. That mentorship session is purely mentorship session for those students जिनको भी उसकी जरूरत है। समझ में आ रहा है? जिन जिन को उसकी जरूरत है वो बताएंगे। LMS वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगा हर चीज सही समय आने पे। मैं चाहता हूं ना दोस्तों, क्या लगता है कि हमारा जो ये टीचिंग का शेड्यूल है, जो टीचिंग के लेक्चर्स है ना, इसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि आपके बहुत सारे इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे जिसको आप फेस कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप अकेले मिलकर इसे फेस करें, हम लोग साथ में मिलकर फेस करेंगे इसे, ठीक है? तो आप लोगों के लिए मैं कल एक 45 मिनट का सेशन रख रहा हूं। आप जिसको भी कंसर्न है आप अटेंड कर सकते हैं, नहीं कंसर्न है तो भी अटेंड कर सकते हैं। मैं बताता हूं सीरियसली होता क्या है, कभी कभी हमें प्रॉब्लम है ये हमें नहीं पता होता है, हमारी प्रॉब्लम हम किसी और के जरिए पता करते हैं। मतलब लिटरली when someone other is coming and speaking in front of me कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है या मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि हाईला ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं लेट ज्वाइन किया हो किसी ने, है ना, जैसे अभी हेमंत या किसी एक स्टूडेंट का कहना था लिंक ओपन नहीं हो रही है, इट कैन बी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। सी कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही ना बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती है, तो उसको पेंडिंग नहीं रखेंगे। लेकिन लाइव क्लासेस में अगर उसको मैं एंटरटेन करूंगा ना, तो हमारा फ्लो टूट जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर्स बन रहे हैं, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर लाइव क्लासेस में उसको इंटरप्ट करेंगे, स्टडीज इंटरप्ट हो जाएगी, वो इंटरप्ट ना हो, इसीलिए इसीलिए कल हम लोग मिलेंगे, कल सुबह यहाँ पर मिलेंगे और मिलकर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मतलब मैं डाउट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स है ब्रिंग इन ऑन, प्रतीक कल लेकर आओ, कल बात करते हैं। रेज हैंड करेंगे, आप लोग हाथ ऊपर करेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा, एक एक की बात सुनूंगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलिए, अब डायरेक्ट मेथड दोस्त यहां पर होता है खत्म, इनडायरेक्ट मेथड हमें पढ़ना है। कुछ राइटिंग वर्क आप लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में करके रखा है, करेक्ट? कुछ राइटिंग वर्क आपने करके रखा है। वानी जी क्या बात है, मुझे बताया नहीं, मेरे को बताना था इसके बारे में, ठीक है? मुझे भी ऐड कर लेते थे यार। राइटिंग वर्क आपने करके रखा है, ये राइटिंग वर्क यहाँ पर आपने, जिसने नहीं किया है वो बाद में पॉज एंड प्ले कर कर रख लीजिएगा, ठीक है? ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने कल लिख लिया है। अब थोड़ा सा और राइटिंग वर्क है ना, थोड़ा सा और राइटिंग वर्क करना है। एक तो ये वाली स्लाइड लिखनी है और दूसरी ये वाली स्लाइड लिखनी है, 2 स्लाइड्स आपको लिखनी है। मैं फुल स्क्रीन करता हूं और आप इसको फटाफट लिखते रहिएगा, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग ऑफ द स्क्रीन, पर मैं यहीं पे हूँ मैं यहीं पे बस ऑफ स्क्रीन हो रहा हूँ और इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सके, अच्छे से लिख सके। जो कल आपने ये लिखा है ना इनडायरेक्ट मेथड का, उसी के नीचे आपको लिखते चलना है, 1-2 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए और उसी के नीचे लिखते चलिए, ठीक है? कम ऑन ऑल ऑफ यू, कीप राइटिंग। कम ऑन पहले लिख लो, बाकी वो सारा डिस्कशन कल कर लेंगे, डोंट वरी, पहले यहाँ पे लिख लीजिए।
कम ऑन गाइस, अभी पहले पढ़ लो, बाद में ये सब कर लेंगे, ठीक है। कल की क्लास है ना इस चीज के लिए? कीप ऑन राइटिंग।
Keep writing. बस अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दिस इज द लास्ट व्हाट यू हैव टू राइट. हाँ जी, बड़ी कुछ गाड़ी आ गई. फिनिश्ड. अरे मेरे भाई केशव और केशव की बहन वानी, ये भाई बहन वाली हरकतें बाद में कर लेना यार. क्लास के बाद जितनी बातें करना है कर लेना. ये तो हमारा जन्म से अधिकार है ना बेटा, क्लास के बाद बातें करना, है ना. अभी मेरे को पढ़ाने दो प्लीज. प्लीज पढ़ाने दो. माँ कसम, माँ कसम. बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा क्रांतिवीर जी. गुड मॉर्निंग. चलिए आगे. डन ऑल ऑफ यू. सबकी सुई जाकर ग्रुप पे ही अटक जाती है. व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, फलाना ग्रुप, डिमकाना ग्रुप. अरे भाई साहब. जीनत खान, वेरी गुड. चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल भुर्जी के साथ. समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड. इसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस बिटवीन समझते हैं. दोस्तों, आपने देखा है आपके घर के सामने से सब्जी वाला गुजरता होगा, है ना. जब सब्जी वाला सुबह सुबह गुजरता है तो बड़े ठाट में होता है, मतलब ऐसे तेवर होते हैं उसके, क्योंकि सुबह सुबह उसके पास ताजी तराटा सब्जियां होती है. सुबह सुबह ही बिहेव्स लाइक अ किंग. सुबह सुबह उसको लगता है कि वही भगवान है और बाकी सब हम लोग यो गरीब लोग, यो पुअर हंग्री पीपल इंडिया, है ना. ऐसा फील होता है. सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं टमाटर वाले. टमाटर वाला सुबह सुबह आपके घर के सामने से गुजरता है, पूरा ठेला टमाटर से भरा है, और आपकी मम्मी आती है, टमाटर लेती है, और आपकी मम्मी को सुबह सुबह ना एकदम फ्रेश टमाटोस मिलते हैं, एकदम बढ़िया. एंड शी हैज अ चॉइस. वो जो चाहे टमाटर ले सकती है. शी हैज अ चॉइस बिकॉज पूरा ठेला भरा है, अभी किसी ने लिया नहीं है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी टमाटर वाला जो सब्जी वाला है वो भी बहुत तेवर में होता है, क्योंकि वो बिल्कुल रेट कम नहीं करता है, क्योंकि अभी उसका धंधा शुरू हुआ है. तो जो स्मार्ट मम्मीज होती है ना, स्मार्ट मम्मीज, और स्पेशली जब किसी दिन उनको केचप वगैरह बनाना हो घर में, तो वो मम्मी सुबह टमाटर नहीं खरीदते हैं, वो टमाटर खरीदती है शाम को. यही टमाटो वाला जब सुबह आपके घर के सामने से गुजर जाता है और दिन भर सब जगह चक्कर काट कर टमाटर बेच के शाम को आप ही के घर के सामने से वापस निकलता है, तो शाम को जब ये वापस निकलता है तो इसके तेवर थोड़े ठंडे पड़े हुए होते हैं. क्यों? क्योंकि अब पूरा दिन खत्म हो चुका है, अब उसको भी घर जाने की जल्दबाजी है, उसको भी अपनी बीवियों से, आई एम सॉरी, बीवी से और बच्चों से मिलना है.
उसको भी अब घर जाकर थोड़ा चिल मारना है, उसको भी अब थोड़ा आराम करना है, और अब उसके पास है बचे कुचे टमाटर। सुबह के जो ताजे टमाटर होते हैं वो एसेट की तरह होते हैं, शाम के जो बचे कुचे टमाटर होते हैं वो लाइबिलिटी की तरह होते हैं। शाम को देखना ये टमाटर वाला जब घर के सामने से निकलेगा ना, तो आपकी मम्मी कहेगी कि भैया कैसे दिए, टमाटर वाला भाव ताव करेगा नहीं, टमाटर दीदी सब ले लो, जितने बचे ले लो, पर भैया मैं क्या करूं, इसमें तो बहुत सारे सले गड़े पिचके ऐसे टमाटर है, दीदी फेंक देना। क्या भाव क्या दोगे भैया, क्या किलो दोगे, दीदी क्या किलो दूं, सारे टमाटर ले लो, एक काम करो 50 रुपए दो, आप एक काम करो 70 रुपए दो, सारे टमाटर रख लो, जो काम आए रख लेना, जो नहीं आए वो भैया जी के ऊपर फेंक कर मार देना, ठीक है खत्म। मतलब शाम का सिनेरियो ये होता है कि वो टमाटर वाला आपकी मम्मी को सारे टमाटर दे देता है, और आपकी मम्मी पता है क्या करती है, उसमें से जो सले गड़े सड़े हुए टमाटर है उसको निकालकर फेंक देती है। अब दोनों में डिफरेंस देखना, सुबह आपकी मम्मी अच्छे अच्छे टमाटर पिकअप करती है, सिलेक्शन करती है, शाम को आपकी मम्मी, शाम को जब सब्जी वाला आता है तब आपकी मम्मी क्या करती है, उन टमाटरों में से जो गले हुए टमाटर है, सड़े हुए टमाटर है, उनको एलिमिनेट कर देती है। बस यही है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। दोस्तों डायरेक्ट मेथड जो है ये फॉलो करता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, ऊपर से चालू करते हैं और नीचे खत्म करते हैं ना, ऊपर से चालू करते हैं और नीचे खत्म करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, जहां पर हमें कंप्लीट बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है। We don't need complete balance sheet. All we need is the complete profit and loss account, and we follow the selection strategy. हमको क्या बनाना है, फोकस रखिएगा, हमको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, एक बार यहां पे लिख देता हूं, हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है, हमको चाहिए कैश फ्लो। कैश फ्लो कौन सी एक्टिविटी का चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो गिवन ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है इसमें से सिर्फ वही ट्रांजैक्शन पिकअप करता हूं जो कैश फ्लो के होते हैं और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के होते हैं। समझ में आया, मतलब मैं यहां पर क्या पिकअप नहीं करता हूं, सुनना, मैं यहां पर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को पिकअप नहीं करता हूं। मेरे पीएनएल के डेबिट में और मेरे पीएनएल के क्रेडिट में, मेरे ट्रेडिंग के डेबिट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही हो, नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। सर एग्जांपल दे सकते हो, मार खाओगे सर, ये कौन सा एग्जांपल हुआ, नहीं, एग्जांपल है डेप्रीसिएशन, एग्जांपल है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एग्जांपल है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। बस करो सर, बस, खून निकल रहा है हमारे कानों से, ठीक है, अभी इतना ही, ठीक है। मतलब हमारा जो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनता है, वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट क्या सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बनता है, नहीं मुन्ना, उसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हैला, उसके अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हैला। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये टमाटर का ठेला है, ठीक है, थोड़ा मैं सिस्टमैटिक, सर आप तो बहुत बढ़िया ठेला बनाते हो सर, ऐसा हैंडल भी बना दो सर। हाँ, हमारा जो ये टमाटर का ठेला है, इन टमाटरों के ठेले पर सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ट्रांजैक्शन मिलेंगे क्या, नहीं, आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी मिलेगा, आपको यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी मिलेगा, आपको यहाँ पर मुन्ना नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी मिलेगा, और मुन्ना साथ के साथ में आपको यहां पर कैश ट्रांजैक्शन भी मिलेगा। तो ये सुबह सुबह का जो ठेला है टमाटर, इस पे से आपकी मम्मी क्या उठाएगी, डायरेक्ट मेथड के अंदर आप सिलेक्शन करेंगे, जो मेरे काम का उसको उठाओ, जो नहीं काम का फुट हटा सावन की घटा। हम यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या पिकअप करेंगे, हम पिकअप करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्लियर हो गया क्या सबको, लाफ्टर क्लियर हो गया क्या सबको, क्लैप्स, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। डायरेक्ट मेथड सिंपल फॉलो करता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, सुबह के टमाटर, इनडायरेक्ट मेथड शाम के टमाटर। इनडायरेक्ट मेथड में हम चालू नीचे से करते हैं और खत्म ऊपर पर जाकर करते हैं। कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच मतलब क्या, भैया जी अब ये सारे ट्रांजैक्शन, शाम का पूरा ठेला आपको दे दिया है, वो ठेले वाला अपने ठेले के सारे टमाटर मम्मी को दे देता है। अब मम्मी को क्या करना है,
उसमें से जो काम के टमाटर हैं वो रखने हैं, जो हमारे काम के नहीं है उसको हटा देने हैं, फेंक देने हैं, मतलब एलिमिनेट कर देना है। मतलब क्या? मतलब हमें दिया गया है ये नेट प्रॉफिट, अंडरस्टैंड। वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट अंडर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. In this net profit, there are all the indirect expenses, there are all the indirect incomes, there are all the activities of investing and financing, there are non-cash transaction also. So what do? We eliminate. हम उन सारी चीजों को हटाते जाते हैं जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि मुद्दा क्या है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कैश फ्लो। कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो अगर कैश फ्लो चाहिए तो नॉन कैश में हटा दूंगा और इया और फा के ट्रांजेक्शन्स में हटा दूंगा। मुझे प्योरली और प्योरली चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप इट इज कंप्लीटेड। assumption should be done when there is no expression. अब कब कौन सा मेथड फॉलो करना है इसके लिए दो बातें। पहली बात, लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ने जो मेथड बोला है वो मेथड फॉलो करने का। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है सपोज, तो आपको डेटा देखना पड़ेगा। जस्ट सिंपली लुक एट द डेटा कि डेटा क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अजम्पशंस तब करना है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन साफ साफ आपको कोई मेथड डिफाइन करता है, तो मेरे दोस्त अजम्पशन करने की आपको वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया सभी को? Don't make any assumption if the question has clearly given you the method. Otherwise, you will have to look at the data to decide the method. Now, how do we start? दो क्वेश्चंस का पेशेंस रखना पड़ेगा, दो क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये पूरा के पूरा फॉर्मेट आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है? और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी आप लोगों ने लिख लिया है, करेक्ट? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चंस के अंदर पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये सब समरी नोट्स है, रिवीजन नोट्स है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग दोस्त अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल स्कूल के टीचर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे ब्लैक बोर्ड से वो इरेज करते थे ना, वही। मैं एक्चुअली लिख के लाया था, मुझे लगा कि मैं कॉपी करवाऊंगा, बट फिर आई चेंज माई माइंड। सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट सीखेंगे हम लोग बनाना, कैसे बनाते हैं। तो एक सिंगल पेज का सोल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन 21/AAA/1.23। क्वेश्चन 21/AAA/1.23 बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस करेंगे, दो क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आई शपथ, मां कसम। Question 21/AAA/1.23. Come to your registers, prepare simple format. Question 21, cash flow from operating activities, only operating activities, indirect method, basic question. अपनी टेक्स्ट बुक में आएंगे और सभी जने रेफरेंस लिखेंगे L6 एंड पेज नंबर लिखेंगे यहां पर, जिस पेज पे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, और उसी पेज पे वर्किंग नोट बन जाएगा। एक वर्किंग नोट बनाना है, उसी पेज पे बन जाएगा, ठीक है? चलिए यहां पर आएंगे और लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। चेक कीजिएगा सभी जने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। जो लिखवाना था वो आपके पास ऑलरेडी लिखा है, अब बारी है समझने की, अब बारी है उसको एग्जीक्यूट करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर हो गया सबको? चलें आगे। लेक्चर का रेफरेंस दिया है सभी ने, चेक करना है। बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, बाद में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इसका, रेडिकल इफेक्ट होता है। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छे से पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को, दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 21, 22।
कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड का। इस क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे गेटवे क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटवे क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ना उस कंसेप्ट के दरवाजे खोलते हैं, उसको मैं कहता हूं गेटवे क्वेश्चन। मतलब मैं उन क्वेश्चंस पे थोड़ा लंबा पॉज लेता हूं, मैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, और बच्चों को यही उम्मीद करता हूं कि आप भी डिटेल में उस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो आज आप पढ़ रहे हैं मुझसे, आज आप क्लास ले रहे हैं, आज की डेट है 17 अगस्त 2024, ध्यान से सुनना। और आप लोगों की एग्जाम कब है? जो जनवरी में दे रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैच खत्म होगी और तुरंत एग्जाम होगी, लेकिन जो लोग बाद में एग्जाम देंगे मई में, उनको आज 17 अगस्त का पढ़ा हुआ रिटेन रखना है मई तक। हो सकता है किसी कंटिजेंसी की वजह से आप शायद मई में एग्जाम ना दे पाओ, और हो सकता है फिर आप सितंबर में एग्जाम दें। तो आपको इस कंटेंट को, इस डेटा को, इस चैप्टर को रिटेन रखना है अगले साल सितंबर तक। तो अब अगर अगस्त 2024 से मैं सितंबर 25 देखूं तो मोर देन 12 मंथ्स हो गया, राइट? आज आप पढ़ रहे हैं, आज आपको सब फर्स्ट क्लास आएगा, अच्छे से आएगा। यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फिगर वेयर इट केम फ्रॉम। लेकिन एक चीज बताइएगा, एग्जाम के समय में आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको ख्याल में नहीं आएगा, नहीं आएगा कि ये फिगर कहां से आई है, ये कंसेप्ट कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। देखो खुशी यहां पर सितंबर की स्टूडेंट बैठी भी है। अब ऐसी सिचुएशन के लिए हमें तैयारी करनी है आज से, और मैं ये जो सजेशन दे रहा हूँ सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए दे रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें लिख के रखना, और गेटवे क्वेश्चंस में थोड़ा पॉज ज्यादा लेना। मतलब अब लाइफ में कभी भी आपको लगेगा कि यार मैं भूल चुका हूं इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है, चिंता नहीं करना है, लेक्चर नंबर 6 खोलना है और ये वाला क्वेश्चन देखना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जिंदगी में कभी भी अगर हम इनडायरेक्ट मेथड रिवाइज करना चाहें तो 21 और 22 नंबर क्वेश्चन के थ्रू हम रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Surya Limited has provided you the following particulars. Prepare cash flow from operating activities by indirect method in accordance with AS3. मैंने आपसे कहा था या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देगा, क्लियरली देगा कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, और अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो फिर आप लोगों को डेटा देखना पड़ेगा। दोस्तों वन ऑफ द इंडिकेटर के इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है इज, आपको क्वेश्चन में हमेशा कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स दी होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको दी गई है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2018 ये है बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको मैं कंसिडर करता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। और 31 मार्च 2019 दिस इज द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको मैं लिखता हूं एज अ क्लोजिंग बैलेंस शीट। समझ में आया? तो ये दोनों बैलेंस शीट्स आपके पास में है, आपके सामने है। ये एक पैटर्न है इस क्वेश्चन का कि इनडायरेक्ट मेथड अगर करना है तो आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट चाहिए ही चाहिए। बिना कंपैरेटिव बैलेंस शीट के इनडायरेक्ट मेथड आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? अब समझना, अगेन छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं आपकी जगह होता था, स्टूडेंट होता था, तो मैं इस पॉइंट को यहां आकर लिख लेता था। ये देखिए, वैसे मैंने लिख के दिया भी आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड, तो भी मैं यहां पर आके लिख लेता था वी कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय indirect method unless we prepare unless we have comparative balance sheet। समझ में आया? We cannot solve any question by indirect method unless we have comparative balance sheet। अब ये ऐसा मत समझो कि आपके अंशुल अग्रवाल टीचर ने आपको लिखवाया, ये समझो कि ये आपके एक बड़े भाई ने आपको बताया कि बेटा जब मैं पढ़ता था ना तो मैं अपने लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें लिख के रखता था, क्योंकि आज मेरा टीचर मेरे सामने बैठा है, आज मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। हर अटेम्प्ट के लिए तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता हूँ, हर बार तो टीचर मेरे सामने नहीं बैठा होगा, लेकिन हर बार मुझे ये पॉइंट रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मिस्टेक कर बैठूंगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं गाइस, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जहां मर्जी हो ना लिख के रखना। और एक सजेशन ये रहेगा, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटिंग कोई पॉइंट्स है ना, तो आदत बना लो कि क्वेश्चन नंबर 21 के नीचे ही उसको लिख के रखना, हेडिंग लिख देना की पॉइंट्स, है ना, वो की पॉइंट्स वहीं पे लिख के रखना, ताकि क्वेश्चन नंबर 21 को जब भी आप रेफर करें
वो की पॉइंट्स आप पढ़ सके। ठीक है, हमें P&L अकाउंट दिया गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी गई है, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। सर क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? मार्क खाओगे? नहीं सर, क्यों? मैं करवाऊंगा ना राजा ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट से भी करेंगे, इनडायरेक्ट से भी करेंगे। अभी हमें किस पे फोकस करना है? इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, मुझे सबका कंसंट्रेशन चाहिए। मैं बुकमार्क कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, गेटवे क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कौन सा अप्रोच फॉलो करते हैं बेटा जी? बॉटम टू टॉप अप्रोच। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड में? नेट प्रॉफिट। क्या होता है बेटा जी? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जरा चेक करते हैं कि ये नेट प्रॉफिट कौन सा होता है। सर वो कैसे पता चलता है? देखना, सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है टू नेट प्रॉफिट, फिर उसमें से माइनस किया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और फिर बाद में निकाला है वापस टू नेट प्रॉफिट। तो अब ये दोनों नेट प्रॉफिट के अंदर का डिफरेंस समझिएगा। ये जो ऊपर वाला नेट प्रॉफिट दिया है ना, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले तो एक काम करो, ये ट्रेडिंग P&L अकाउंट देखो और मुझे ये बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट दिया है ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? इज इट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इज इट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या है ये नेट प्रॉफिट? सर मैं इसको चेक करने के लिए P&L अकाउंट का डेबिट साइड चेक करता हूं। अगर मैं P&L अकाउंट का डेबिट साइड चेक कर रहा हूं ना सर, मुझे यहां पर ऑलरेडी डेबिट में दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, मतलब अंशुल सर, अंशुल भैया, मतलब अंशुल भैया, ये जो नेट प्रॉफिट है ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? आफ्टर टैक्स। तो हमारा बिगिनिंग पॉइंट पता है क्या होता है? हमारा शुरुआत का पॉइंट ही यही होता है इनडायरेक्ट मेथड में। सभी जन आएंगे, लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिगर को पिकअप करेंगे 8,08,900, 8,08,900 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप ये क्लियर है। मैं जब पढ़ता था ना आपकी जगह इंटरमीडिएट में, मेरे को ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था, ये बिफोर टैक्स क्या होता है, आफ्टर टैक्स क्या होता है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा है ना, ये तब मैंने इन्वेंट किया था जब मैं पढ़ता था। अगर यहां पर कोई अंशुल अग्रवाल बैठा है जिसको लगता है कि बाद में हमारे तारे जमीन पर आ जाएंगे, वो अपने पास बिना बोले लिख लेना। मैं वही कह रहा हूं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा दोस्त, कितना लिखना है, क्या लिखना है, सबको अपनी वीकनेसेस पता है और सबको अपनी स्ट्रेंथ पता है। कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझते चलना, ठीक है? अब समझना दोस्त, ये जो नेट प्रॉफिट आपका डिराइव हुआ है, ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है, किस तरीके से आया? ये नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस एंड आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज इनकम्स। क्या कहा मैंने? This net profit is derived after considering all these expenses and all these incomes. इन सभी incomes और expenses को consider करने के बाद में ये net profit है। बराबर है? सही बोल रहा हूं मैं? अब समझना, मुझे क्या चाहिए? मैं अभी क्या बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है, इसी तरह मुझे भी मछली की आंख दिखनी चाहिए, और मेरी जो मछली है, मेरी जो मछली है, और इस मछली की जो आंख है, इस आंख में बैठा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब अब मुझे यहां पर पता है क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,25,000। तो मैं यहां पर ऐड करता हूं एक एक कर, समझते चलना। भतीरे सारे सवाल माइंड में होंगे, सवालों को रख दो साइड में, अभी सिर्फ फोकस करो। बिल्कुल ऐसा समझो मुझे कुछ नहीं आता,
मैं सिर्फ समझ रहा हूं जो सर बता रहे हैं, जो अंशुल भैया बता रहे हैं उसको समझ रहा हूं। एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की फिगर उठा लो बेटा जी, 1,25,000। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,08,900 plus 1,25,000, that will give me 9,33,900. check all of you, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर इससे फॉर्मूला बन सकता है, मतलब जस्ट ज्ञान की बात है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कैन वी कॉल इट एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। परफेक्ट है सर। एक और फॉर्मूला बन सकता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिल्कुल बढ़िया, मतलब कितने जो इंटेलिजेंट बच्चे तुम लोग। मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं कि तुमको ये लिखना है, जरूरत हो तो लिख लेना। देखो भैया, आपकी किताब है, आपका रजिस्टर है, आपका दिमाग है, किसने क्या करना है ये आपने समझ लेना। एक पेज सॉल्यूशन का छोड़ के अगले पेज पे आप लिख सकते हो की नोट टू क्वेश्चन नंबर 1, समझ में आया, की नोट्स टू क्वेश्चन नंबर 1। मेरे तरफ से कुछ लिखवाना होगा मैं सजेस्ट कर दूंगा, खुद के लिए क्या लिखना है खुद ने सोचना है। अब हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है, ये नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर कंसिडरिंग, ये नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑल्सो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन ऑल्सो। तो मुझे दोस्त पता है इस नेट प्रॉफिट में करने पड़ेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। क्या करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स मैं करता हूं 3, आई डू 3 एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है, 3 एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या है ये देखिए, नोट्स में आइए आपके जो आपने नोट्स बनाए। फर्स्ट एडजस्टमेंट, मैं अभी पीएनएल के डेबिट साइड में बैठा हूं, पीएनएल के डेबिट में अगर कोई भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है या अगर कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन है ना, तो मैं उसको ऐड बैक कर दूंगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड करेंगे सर, दोस्त ये नेट प्रॉफिट आया है, ये नेट प्रॉफिट कब आया है, इन सभी खर्चों को कंसिडर करने के बाद। अगर सपोज करिए ये डेप्रीसिएशन नहीं होता था, 86,700 का डेप्रीसिएशन नहीं होता था ना, तो मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा होता था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए ये वो टमाटर की टोकरी है जो सब्जी वाले ने रात को आपको दी है, इसमें से आपको वो तमाम टमाटर हटाने हैं जो आपके काम के नहीं है। मतलब ऐसे 3 टाइप के टमाटर हैं जो हमारे काम के नहीं है। ऐड करेंगे वो तमाम नॉन कैश एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड प्रोविजंस जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। नंबर 2, ऐड करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, एग्जांपल देता हूं समझना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल, इंटरेस्ट पेड। अरे हाँ, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, कहां पर आएगा, पीएनएल के डेबिट में। लेकिन ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा, एड बैक कर देंगे। बिल्कुल सर, इन्वेस्टिंग का भी एक एग्जांपल दे दो ना, बिल्कुल लो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अरे हाँ सर, मतलब मैंने कोई एसेट बेची है, उस पर मुझे लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। हाँ, ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। मतलब मुझे क्या करना है, तन का कपड़ा बैरी हो गया राजेश, मुझे सिंपल चीज करनी है, जो मेरा है जो वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। मुझे क्या होना, मुझे होना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोले तो जितना भी नॉन कैश है उसको हटाने का, जितना भी ईया और फा का एक्सपेंस और इनकम दोनों है हटाने का। हम क्या करेंगे, वी विल डिडक्ट ऑल द इनकम्स ऑफ ईया एंड फा। ओके सर, ईया की इनकम का एग्जांपल सर आप दे सकते हो, ईया की इनकम का एग्जांपल है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। हाँ सर सही बात बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हमारे पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगा। ये कौन सी एक्टिविटी होगी सर? ये होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको क्या करो, हटा हटा सावन की घटा, पहली फुर्सत में निकल बाहर माइनस करने का, क्योंकि मेरे को क्या होना, मेरे को होना कैश फ्लो फ्रॉम ओआ या नकू, फाइनेंस नकोमिया। क्लियर हो गया? पक्का? चलिए अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन में और देखते हैं ऐसी हमारे पास कौन से ट्रांजैक्शंस है जो हमारे नहीं है। नीचू से ऊपर चालू करने का, नीचू से ऊपर। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है, एक एक के पास लिख लेना। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। चलिए सर ऐड कर देते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना, 87,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीर्तिमान रच रहे हो, धन्यवाद सर। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड भी एक नॉन कैश प्रोविजन है। आप इसको भी क्या करेंगे, ऐड। डिविडेंड पेड अलग चीज होती थी। अच्छा डिविडेंड पेड होता था ना तो भी ऐड करते थे, क्योंकि फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एक्टिविटी बन जाती थी। तो 72,000 ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसके लॉजिक लिख लेना इसका। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्यों ऐड किया? बिकॉज ये है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, है ना। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन, नॉन कैश। क्या करेंगे राजेश, ऐड करेंगे 35,000। बहुत बढ़िया। और फिर है डेप्रीसिएशन, इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसा ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश, 86,700। 86,700 चेक करते चलिएगा। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो मेरा नहीं था उन सबको मैंने त्याग दिया, हटा दिया। मुझे क्या होना, मुझे होना कैश फ्लो फ्रॉम ओआ। मेरे को नॉन कैश नको, मेरे को ईया का खर्चा नको, मेरे को फा का खर्चा नको। अब आते हैं इनकम साइड में। ठीक है, ये तो एक्सपेंस साइड हो गया बेटा। अब आते हैं इनकम साइड में। सबसे पहले दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या आप इसको माइनस करेंगे? नहीं करेंगे भैया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, जो धंधा मैंने किया है, जो बिजनेस मैंने किया है, जो गुड्स मैंने बेचे हैं माइनस जो गुड्स मैंने खरीदे हैं। लल्ला ये तो मेरा जीपी है। जीपी इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हर एक को त्यागने के चक्कर में इतना भी मत त्याग देना कि भैया ये भूल ही जाओ कि किसको रखने का और किसको नहीं रखने का। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, बाकी सब मेरे नहीं है भाई, ये मेरा है, इसको हटा देने का। जय शर्मा सर, मेरे एडवांस अकाउंटिंग में 67 आए, थैंक्स टू यू बट अनसक्सेसफुल। नो प्रॉब्लम जय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। क्लियर हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे मिया, कैसी बात करते तुम लोग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इनकम कौन सी एक्टिविटी की इनकम है मिया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है ना मिया। क्या करते मिया, फिर हटा देते, छोड़ देते, माइनस करते, बहुत ही बढ़िया। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। क्या हो गया सर तुमको आज, हैदराबाद को गई क्या तुम? बहुत ही अलग बिहेव कर रहे तुम लोग, बहुत ही अलग तरीके से बातें कर रहे तुम लोग। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छी बात। रिफंड ऑफ टैक्स, मास्टर समरी 8 होते क्या याद है? मास्टर समरी में क्या लिखे थे? रिफंड ऑफ टैक्स कौन सी एक्टिविटी है?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको माइनस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इसको एज इट इज कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? एज इट इज कंसिडर करेंगे, नो चेंज, रिफंड ऑफ टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी होती है? इनकम टैक्स पेड, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया सर? ठीक है। अभी आप बोले अगर मैं आपकी जगह होता था ना सर, तो मतलब मैं अगर सपोज यहां पर लिखता था कुछ की पॉइंट्स टू क्वेश्चन नंबर 1, तो देखो सर मैं कैसे लिखता था, की पॉइंट्स टू क्वेश्चन 21, तो मैं लिखता था इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो, इनकम टैक्स रिफंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखो मैं बोल नहीं रहा हूं आपको लिखने का, और मैं आइडिया भी नहीं दे रहा हूं आपको लिखने का, लिखो नहीं लिखो बाकी आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। हुसन तेरा तौबा, तेरा तौबा तेरा। बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे बीच में, बट इश्तिहार तो बीच बीच में आते रहते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे जनता। इंश्योरेंस क्लेम मेजर फायर सेटलमेंट, इंश्योरेंस क्लेम मेजर फायर सेटलमेंट। अब सर आपने एक बात बताई थी कि इंश्योरेंस क्लेम, एक हमने मास्टर समरी में लिखा हुआ भी है, चेक कर लेना। इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ एसेट्स था, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। फिर वहीं पे आपने लिखवाया था इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्लियर? सर यहां पे क्या है? इंश्योरेंस क्लेम मेजर फायर सेटलमेंट, यहां कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे? चलिए की नोट में आ जाइए, कुछ नोट तो मेरे तरफ से भी लिखते हैं, लिखिए। चेक कीजिएगा, बहुत ही अनमोल वचन मैंने आपको लिखवाए हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, बहुत काम आएंगे बाद में। इंश्योरेंस क्लेम आपको क्या दिया है? मेजर फायर सेटलमेंट। अब ये फायर सेटलमेंट मतलब क्लेम किस चीज का है? इज इट रिलेटिंग टू एसेट और इज इट रिलेटिंग टू इन्वेंटरी? इट इज नॉट मेड क्लियर।
Now understand, when nothing is given, it can be assumed that the insurance claim is on business as a whole. पूरे के पूरे business का है. Hence, it is an operating activity. It is extraordinary. Insurance claim, it is not an ordinary. It is an extraordinary activity. Operating में extraordinary है. While preparing cash flow statements, we need to first find out operating activity cash flow from ordinary activities. इस चीज को अंडरलाइन करना. क्या फाइंड आउट करना है बेटा जी? सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बाय डिडक्टिंग ₹1 लाख. मतलब ये जो 1 लाख रुपए हमें मिला है ना, कैश इनफ्लो हुआ है ना, किस चीज का इनफ्लो है? इंश्योरेंस क्लेम का. ये ऑपरेटिंग का है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. और मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. तो मुझे अभी के लिए ना ये 1 लाख रुपए को माइनस करना पड़ेगा, और फिर जब मैं पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लूंगा, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कैश फ्लो फाइंड आउट कर दूंगा ना, देन एट लास्ट we will consider this extraordinary cash inflow of ₹1 lakh. मतलब फिर आखिरी में मैं इस 1 लाख रुपए को ऐड बैक कर लूंगा. अभी मैं इसको क्या करूंगा? माइनस करूंगा. और अभी मैं माइनस क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. तो मैं यहां से माइनस करता हूं इंश्योरेंस क्लेम, ब्रैकेट में लिखता हूं बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी. आई होप सबको क्लियर हुआ है. मैंने ये 1 लाख रुपीज अभी माइनस क्यों किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं. जो भी लोग अड्डा 247 के ऐप पे या वेब पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन को मैं बुकमार्क कर रहा हूं. समझ में आ रहा है? बुकमार्क का मतलब पता है, पहले भी मैं ऑलरेडी 2-3 बुकमार्क कर चुका हूं. जब ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा, मैं बुकमार्क स्टॉप कर दूंगा. तो सिर्फ इस एक क्वेश्चन का क्लिप आपके पास अवेलेबल होगा जब भी आप देखना चाहेंगे. ठीक है? तो मैंने क्या किया? अभी के लिए उसको हटा दिया. अभी के लिए उसको इनकम से क्यों हटा दिया? बिकॉज ये ऑर्डिनरी इनकम नहीं है. पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. ठीक है? तो अब हम लेंगे टोटल 933,900 प्लस 87,000 प्लस 72,000 प्लस 35,000 प्लस 86,700 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10,000. चेक कीजिएगा. इज इट कमिंग टू 11,04,600? इज इट कमिंग 11,04,600? इसको क्या कहते हैं बेटा जी? फॉर्मेट में देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसको कहते हैं, सिंपल शॉर्ट में लिखना चाहे तो लाइक बाबू सोना जानू, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल changes. Cash flow before working capital changes. 11,04,600. 11,04,600. केशव मैं वापस रिपीट करता हूं, 2 क्वेश्चन सिर्फ एब्जॉर्ब कर. मन में कोई डाउट भी आए ना तो खुद के यहां पर ही रोक दे, खुद के मन में ही रोक दे उसको कि भाई अभी कुछ नहीं, अभी जो सर पढ़ा रहे हैं ना बस वो पढ़ते चलो, वो एब्जॉर्ब करते चलो. At least for the next 2 questions just become a sponge. मैं जितना आपके ऊपर कंसेप्ट फेंक रहा हूं, एक स्पंज की तरह से एब्जॉर्ब कर लो. दीवार मत बनो, उसको रिपेल मत करो. जो भी सवाल आ रहे हैं ना, ये सवाल नहीं है बेटा, ये बॉटल नेक्स है. इसको रोक दो, अभी अभी रोक दो. जो मैं बोल रहा हूं बस उसको एब्जॉर्ब करते चलो. क्लियर हो गया? तो मैंने क्या लिया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया P&L से. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड किया बेटा जी, मुझे मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? बड़े बड़े अक्षरों में खुद के लिए लिख लेता हूं मैं कहीं पर. मुझे चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो इस नेट प्रॉफिट में 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, वी विल ऐड बैक ऑल द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. ठीक है? क्योंकि रिजर्व्स और प्रोविजन भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है. नंबर 1. नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे? We will add back all the expenses relating to investing activity and financing activity. और नंबर 3, we will deduct all the incomes of investing and financing activity. ये सब हमने कर दिया. फिर हमें मिला कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो अब मेरे बिजनेस में जो भी करंट एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, उसमें अगर चेंजेस होते हैं ना,
तो उस चेंज के वजह से मेरा कैश फ्लो अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं, ऊपर जो पीएनएल अकाउंट दिया था उसके सारे ट्रांजैक्शंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आ गए नीचे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में मुझे यहाँ पर दो फिगर्स बड़ी तीव्रता से और बड़ी उत्सुकता से दिखाई दे रही है, और वो दो फिगर्स है ये, एक तो ये, दूसरी ये, चेक करिएगा। फर्स्ट कॉलम, कॉलम्स ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट कॉलम है 31 मार्च 2018, सेकंड है 31 मार्च 2019। कैन आई से दीज आर माय कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब फिगर ऑफ ई, एंड दीज आर माय कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, फिगर ऑफ एफ। रुक जाओ, हमको यहां पर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, इसीलिए मुझे इसको यूज भी नहीं करना। समझ में आया? भूलना मत, भावनाओं में इतना मत बह जाना कि लगे चले लिखने ई और एफ। राजा क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली, मतलब ई और एफ हमको लिखना नहीं है, बट सिर्फ हम आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बोलेंगे सभी जने मेरे साथ, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। Cash equivalents are short-term marketable securities that can be converted into known amount of cash which are subject to insignificant risk of market changes. समझ में आ रहा है? Short-term marketable securities converted into known amount of cash subject to insignificant risk of market changes. डिटेल में डेफिनेशन लिखी है, पढ़ी हमने, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है ये सारी कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज, देखते हैं इसमें से कौन सी करंट एसेट है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है। स्टॉक क्या है बेटा जी? करंट एसेट है। डेटर्स क्या है? करंट एसेट है। क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रुक जाना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अकाउंट से हमें पता चलेगा द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, तो यहां पर इसकी वर्किंग नोट हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या है? करंट एसेट्स है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो हमारे पास तीन करंट एसेट है, एक करंट लायबिलिटी। अब हमको सबको यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? एनी प्रॉब्लम, एनीवन टिल हियर, टेल मी इफ इट्स क्लियर और नॉट। क्लियर मतलब एब्जॉर्ब करते चलना। अब हमको यहां पर क्या निकालना है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हाउ डू यू डिफाइन चेंज इन वर्किंग कैपिटल? इसका मतलब होता है क्लोजिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी माइनस ओपनिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले दिमाग में फिट कर लेना ओपनिंग कॉलम कौन सा है, क्लोजिंग कॉलम कौन सा है, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा हर क्वेश्चन में पहला कॉलम ओपनिंग हो और दूसरा कॉलम क्लोजिंग हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि कौन सा कॉलम ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है। पहला कॉलम है ओपनिंग, दूसरा कॉलम है क्लोजिंग। पहले से फिगर्स निकाल लेते हैं। स्टॉक ओपनिंग वाज 120, क्लोजिंग इज 1,60,000। कैन आई से माय स्टॉक हैज increased by, my stock has increased by 40,000। मैं अभी कैश फ्लो में जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो यहीं पर सिर्फ चेंज निकाल रहा हूं। चेंज का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। मेरा स्टॉक 40,000 से बढ़ा है, मेरे ओपनिंग डेटर्स है 7,500 और क्लोजिंग डेटर्स है 75,000। कैन आई से माय डेटर्स आल्सो इंक्रीज्ड बाय 67,500? चेक ऑल ऑफ यू, मेरे डेटर्स बढ़ गए कितने से? 67,500 से। My creditors are 23,735 opening creditors and closing are 87,525. My creditors have increased by 63,790. My creditors increased by, बढ़ गए हैं 63,790. Check all of you. Prepaid expenses. My prepaid expenses at the beginning of the year are 15,325 minus end of the year are 12,475. तो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हुए हैं, कितने से कम हुए हैं? 2,850। बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
फिर भी परेशानी है लेक्चर का ये सेगमेंट बार बार जाकर वापस देख लेना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वापस देख लेना लेक्चर का ये सेगमेंट। अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है तो चेक कर लो। क्लियर है? पक्का? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू असेस द इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो। ये जो हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, इसका हमारे कैश फ्लो पे क्या असर होगा, इसको हमें समझना है। समझते हैं दोस्तों। मेरा जो स्टॉक है वो 40,000 रुपए से बड़ा है, उधारी में गुड्स ज्यादा बेचे हैं, मतलब मैंने कैश में गुड्स कम बेचे हैं। ये सब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये मैंने आपको लिखवाया है, ये सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। मैंने उधारी में गुड्स ज्यादा बेचे हैं, इसका मतलब है मैंने कैश में गुड्स कम बेचे हैं। कैश में गुड्स कम बेचे हैं मतलब इनफ्लो नहीं हुआ है, और इनफ्लो नहीं हुआ है मतलब आउटफ्लो हुआ है। तो इंक्रीज इन डेटर्स 67,500 का आउटफ्लो। मुझे पता नहीं जजमेंटल होना चाहिए कि नहीं, बट दोस्त एक बात बताओ, इन अ सेंस क्या मैं कह सकता हूं कि अगर करंट एसेट्स बढ़ेगी तो इट विल रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो? अगर करंट एसेट्स बढ़ेगी, इफ देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट, इट विल रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो। चेक कर लो, क्या मैं ये कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं? अगर करंट एसेट्स बढ़ेगी तो इट विल रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो। चेक ऑल ऑफ यू, है ना? धीरे धीरे हम ये कंक्लूजन पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सक्षम, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज है। जो फिगर्स यूज हो गई है उसको टिक मार्क करता हूं, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग थी 23,735, क्लोजिंग है 87,525। ट्रेड क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब मैंने उनको पैसा नहीं दिया। भैया जी मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं किया, मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं किया तो क्या होगा? मेरे क्रेडिटर बढ़ते जाएंगे। अगर मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं किया मतलब कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। ध्यान से सुनना वापस मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं किया तो मैंने कैश आउटफ्लो नहीं किया, और अगर मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है? कैश इनफ्लो हुआ है। तो increase in creditors will result into cash inflow. Increase in creditors कितने से इंक्रीज हुआ है? 63790, 63790 will result into cash inflow. Increase in creditor will result into cash inflow. Are you getting my point? वापस समझते हैं। मैंने, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, दो कारण हो सकते हैं। मैंने क्रेडिट परचेज ज्यादा किया, उधारी में ज्यादा खरीदा, भर भर के खरीदा। अब उधारी में अगर मैंने गुड्स खरीदे तो मतलब क्या है? मैंने पैसा नहीं दिया, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, और कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है मतलब कैश इनफ्लो हुआ है। दूसरा कारण, मेरे क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर्स कम किया, क्रेडिटर्स को पैसा कम दिया। अगर क्रेडिटर्स को पैसा कम दूंगा तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, और आउटफ्लो नहीं हुआ है का मतलब क्या होता है? इनफ्लो हुआ है। चेक कीजिएगा सभी जगह। क्लियर हो गया? पक्का? बहुत बढ़िया। लास्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे कम हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हुए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस कम कब होंगे दोस्त? जब मैंने पेमेंट कम किया। अगर मैंने पेमेंट कम किया तो मेरे एक्सपेंसेस पे कम होंगे। मैंने पेमेंट कम किया मतलब आउटफ्लो नहीं हुआ, और आउटफ्लो नहीं हुआ मतलब इनफ्लो हुआ 2850 का। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। चेक करिएगा।
डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मैंने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कम किए, इसीलिए तो मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हुए। अब अगर मैंने एक्सपेंसेस एडवांस में कम पे किए तो इसका मतलब है मैंने ज्यादा कैश पे नहीं किया, मतलब मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। और अगर मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ मतलब मेरा कैश इनफ्लो हुआ है। चेक कीजिएगा सभी जने। 11,04,600 minus 40,000 minus 67,500 plus 63,790 plus 2850 10,63,740 10,63,740 इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद 4 से 5 लाइंस मुझे और चाहिए, यहां पर मेरे पास तो जगह कम है, बट 4 से 5 लाइंस मुझे और चाहिए। 1 मिनट रुकिए, मैं जगह बना लेता हूं। वाह सर, काश हमारे पास भी ये सब होता था तो आज नहीं हम भी रजनीकांत होते थे। बहुत बढ़िया सर। वाह, जबरदस्त। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें आएगा अभी भी देखना ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कैश फ्लो नहीं निकला। अब यहां पर आएगा इनकम टैक्स पेड और रेफरेंस देंगे उसका वर्किंग नोट नंबर 1। वो अभी हमें बनाना पड़ेगा। फिर हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डैश ऑर्डिनरी एक्टिविटी। और फिर हम क्या करेंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम क्या है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी जिसकी वजह से हमें 1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो हुआ है। और फिर जाकर हमको मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, ये क्वेश्चन को अभी मैं यहीं रोक देता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। बस इसी को आज आपको वापस रिवाइज करना है। नो होमवर्क फ्रॉम माय साइड टुडे, आई मीन नो अदर होमवर्क। मेरी जो बुक है उसके थ्योरी पेजेस आपको पढ़ने आज, ये आपका होमवर्क है। जो भी मैंने आज आपको सिखाया, जितना भी सिखाया, सब कुछ रिवाइज करना है। ये जितना भी नोट्स मैंने आपको बनाया इसको आपको पढ़ के आना है। कल हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कंसेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे और कल भर भर के आपको होमवर्क मिलेगा। करेक्ट? क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल मतलब मंडे के लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। नाउ टुमारो वी आर मीटिंग एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर अ मेंटरशिप सेशन। जो भी सवाल आपके होंगे वो सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा कल की क्लास में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी मतलब जो आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटिंग नहीं होता है। आप कोर्ट से कोई पैसा जीत गए हैं, कोई समवन हैज स्यूड यू, यू स्यूड समवन, आपने पैसा जीता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। लॉटरी लग गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इंश्योरेंस क्लेम मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ना? ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। करेक्ट? आई डोंट वांट एनीवन टू हैव ओवरडोज टुडे। आज हमने ऑलरेडी बहुत कुछ नया सीखा है, इसी वजह से मैं अभी रुक रहा हूं, बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वो वापस सीखने के लिए थोड़ा ओपन माइंड चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद करता हूं लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, बट दिस टाइम आई वांट यू गाइस टू रेसिप्रोकेट एंड से अंशुल भैया हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लॉट्स ऑफ लव एंड केयर टू यू। सी यू टुमारो मॉर्निंग अगेन एट
7 o'clock. Thank you so much.